हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की एजुकेशन की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड आपकी जो एजुकेशन की बुक है उसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, तो हम मीडिया इन एजुकेशन की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन फंक्शनिंग अ डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रोल ऑफ मीडिया को क्रिटिसाइज़ करना है और बताना है कि उसका रोल जो है वो कैसा है डेमोक्रेसी में। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि रोल जो है डेमोक्रेसी का वो कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड एवरीवन, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग भी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। डिफाइनिंग गोल्स ऑफ रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, यानी कि रोल जो होता है मीडिया का वो कैसा होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी फॉर एटलीस्ट 2 रीजंस। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज या एक्सेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इट इज़ इंश्योर दैट सिटीजन्स मेक रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेटिव चॉइसेस रेदर देन एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होता है कि ये सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इन्फॉर्म्ड बनाता है, ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को मेक कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ताकि वो इग्नोर ना करें, ठीक है, इग्नोर ना करें या एक्ट ना करें या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी वजह से किसी और पाथ पे ना चले जाएं। एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्व अ चेकिंग फंक्शन। चेकिंग फंक्शन मीन्स ये चेक करता है, इंश्योर करता है दैट इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स अपहोल्ड देयर ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड कैरी आउट विशेस ऑफ दोज हु इलेक्टेड देम। यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी जो उन्होंने ओथ ली है, जो उन्होंने शपथ ली है उसको कैरी करें और उन सारी चीज़ों को पूरी करें जो कि उन्होंने पहले से लोगों से कह रखी थी, जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है। ठीक है, इन सम सोसाइटीज़ एंड एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ वाइटल एंड हेल्दी एलिमेंट ऑफ फुल्ली फंक्शन डेमोक्रेसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मीडिया जो होती है वो गवर्नमेंट और लोग हैं, जो पीपल हैं, जो सोसाइटी है उसके बीच में एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है। इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एथिकली होमोजेनियस सोसाइटी सच एज कॉन्फ्लिक्ट टेंशन रिडन रिलेशनशिप में नॉट बी अप्रोप्रिएट। यानी कि ऐसा होता है कभी कभी कि सोसाइटी जो होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि अप्रोप्रिएट ना हो, बट द रोल ऑफ प्रेस, ओके, यहाँ पे प्रेस के रोल की बात हो रही है, to disseminate information is way of mediating between the state and all facet of civil society remains the critical। यानी कि जो उसका रोल होता है ना मीडिया का, वो एक मीडिएटिंग की तरह होता है, यानी कि एक मीडिएटर की तरह होता है जो कभी ना कभी क्रिटिकल हो ही जाता है। ठीक है, सपोर्ट फॉर मीडिया इज़ क्रिटिकली प्रॉन्ग यूएस डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस असिस्टेंस। यानी कि सपोर्ट जो होता है वो मीडिया को वो कभी कभी क्रिटिकल भी हो जाता है। एंड यहाँ पे यूएस डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। यूएसआईडी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव 2.3 इंक्रीजेस डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकली एक्टिव सिविल सोसाइटीज़, provide a rationale for media related programming intermediate result 2.3.4 enhanced free few information broadly state the agency's goal for media activities। यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यूएस की जो मीडिया है उसने लिए हैं ताकि जो मीडिया है उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सके, बट स्टिल वो क्रिटिसाइज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, while the media is concerned by USID to be part of the civil society arena, it is well known that media overlaps their function areas of democracy and governance। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिया जो होती है वो ज़्यादातर टाइम पे ओवरलैप करती है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट फॉर मीडिया may yield result in governance activities, particularly those related to decentralization, anti-corruption and citizen participation in the policy process। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मीडिया जो होती है एक वाइटल रोल प्ले करती है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं होती सोसाइटी के लिए, वहाँ पे भी जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एंटी करप्शन होता है, इसके अलावा जो सिटीज़न का पार्टिसिपेशन होता है पॉलिसीज़ में और पॉलिटिकल चीज़ों में जो कि अनफेयर है। ठीक है, अनफेयर तरीके से जो पार्टिसिपेशन होता है उन सब चीज़ों में भी मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
The rule of law may be further institutionalized by the support for independent media that keeps a check on the judiciary, report on the courts, and promote a legal embedding environment suitable for press freedom. देखिए क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो पूरी तरीके से मीडिया को सपोर्ट करती है एंड उसके इंडिपेंडेंट होने पर जोर देती है, क्योंकि मीडिया जो है वो एक ऐसा एक्सेस होता है जो सबसे ज़्यादा फेयर हो सकता है लोगों की इन्फॉर्मेशन का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो करप्ट हो जाता है, बट फिर भी उसे फ्रीडम तो मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है यहाँ पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंट प्रोविजंस। देखिए क्या होता है, फ्री एंड जो फेयर इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हो सकें, इसके लिए भी पूरी कोशिश की जाती है एंड मीडिया उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। Requires a media sector which gives to candidate equal access and reports the relevant issues in timely objective manners। देखिए जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी मसला होता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मीडिया के थ्रू ही तो हमें मिलती है। तो मीडिया जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, लोगों की सोसाइटी में रहने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन बटर्स USID मीडिया एक्टिविटीज़, मोस्ट नोटेबली आर्टिकल 19 ऑफ द 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट। देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसे हम ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल 19 एंड 1948 में हुआ था। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो 1948 में बनाया गया था, जिसे हम ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्या कहता है, एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। यानी कि ये कहता है कि सभी जो लोग हैं उनके पास राइट है फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ओके, यानी कि अपनी बात रखने का एंड उसको एक्सप्रेस करने का। दिस राइट इंक्लूड्स freedom to hold opinion with inference to seek, receive and impart information and ideas through or any media and regardless of frontiers। देखिए यहाँ पे ये जो बात है, यानी कि ये जो राइट है, ये आगे बढ़कर क्या कहता है कि इसी राइट को बढ़ाने के लिए ये ओपिनियन दिया जा सकता है किसी भी मीडिया के ज़रिए। यानी कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप मीडिया के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं, आप TV चैनल्स पे अपनी बात कह सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में अपनी बात छपवा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट जो डिक्लेरेशन है वो आपको हक देता है कि आप आर्टिकल 1948 के तहत अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस द गोल ऑफ मीडिया डेवलपमेंट जर्नलिस्ट शुड बी टू मूव द मीडिया फ्रॉम वन that is directed or even overtly enrolled by the government or private inserts to one that is more open and has degree of additional independence that serves the public interest। देखिए बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि जो मीडिया है वो अपने गोल्स को ज़्यादा लेके चलती है, यानी कि मीडिया अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगती है, ये नहीं सोचती कि मीडिया का गोल आखिर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ज़्यादातर टाइम मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इफ़ द मीडिया इज़ टू हैव एनी मीनिंगफुल रोल इन डेमोक्रेसी, then the ultimate goal of media sustain should be develop the range of diverse mediaism एंड वॉइसेस। यानी कि अगर मीडिया का कोई गोल होना चाहिए ना तो वो क्या होना चाहिए, मीडियाज़म को बढ़ाना। ठीक है, वॉइसेस को रेज करना, टू क्रेडिबल एंड क्रिएट द स्ट्रेंथ अ सेक्टर दैट प्रमोट सच आउटलेट्स। ठीक है, यानी कि ऐसी सोसाइटी बनाना जो लोगों को स्ट्रेंथन करे। ठीक है, सेक्टर को स्ट्रेंथन करे। इसके बाद देखिए क्रेडिबल आउटलेट्स इनेबल सिटीजन्स टू हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे नीड टू मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन एंड पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। यानी कि अगर क्रेडिबल आउटलेट्स होंगे, यानी कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो सिटीजन जो होंगे उनके पास एक्सेस होगा अच्छी इन्फॉर्मेशन का, अच्छी चॉइसेस बनाने का, अच्छे डिसीजंस लेने का। ठीक है, इसके बाद देखिए मीडिया सेक्टर सपोर्टिव ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी वन दैट हैज़ डिग्री और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, इज फाइनेंशियली अवेलेबल, हैज़ डाइवर्स एंड प्लूरल वॉइसेस एंड सर्विसेज द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल लिखने के लिए किसी डिग्री वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी इंडिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास राइट है, आप विदाउट डिग्री भी आप अपना जो आर्टिकल है वो लिख सकते हैं, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए the greater number of the outlets and through the diversity of views and voices reflect within the outlet। यानी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है डाइवर्सिटी, बिकॉज इन डाइवर्सिटी बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो सभी की सोच डिफरेंट होती है, तो ये भी मसला हम कह सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी मीडिया जो होती है वो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म में आ जाती है। इसके बाद देखिए द मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, बिकॉज जर्नलिस्ट एंड बाय एक्सटेंशन द मीडिया आर सीन
opinion, now a representative of public. Questions are raised over the whether is the wide enough range of opinion to represent the public interest. तो देखिए मीडिया इस वजह से भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आती है क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखते, वो अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो बस क्या करेंगे, ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं उनको हटाकर जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी जो फ़ायदा है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एज द मीडिया बिकम्स इंक्रीजिंगली कमर्शियल देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन तो आप दे रहे हैं बट स्टिल इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है या फिर वो इन्फॉर्मेशन इनफ है या नहीं किसी इंसान को समझदार बनाने के लिए। तो क्वालिटी जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है, विच में भी एक कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कहीं कहीं पर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। व्हेन द मीडिया इज़ मोर फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट टू रिटेन देयर ऑडियंस अटेंशन, यानी कि मीडिया जो होती है ज़्यादातर किस लिए रिटेन करती है, वो ज़्यादातर रिटेन करती है अपने ऑडियंस की अटेंशन को, ताकि एंटरटेनमेंट के जरिए जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और उनकी कमाई ज़्यादा हो सके। ठीक है, इसके बाद देखिए एंटरटेनमेंट इज़ ऑफन सीन एज इमोटिव एंड एंटीथेसिस ऑफ रैशनल डिस्कशन, यानी कि बहुत सारे टाइम पे ये देखा जाता है कि इंटरटेनमेंट ही एक ऐसी चीज़ बन जाती है जहाँ जिस पर लोग सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। देयर आर ऑल्सो कंसर्न्स दैट द रोल ऑफ सिटीजन्स आर नाउ रिड्यूसेस टू पैसिव ऑब्जर्व हु ओनली डेमोक्रेटिक फंक्शन इज़ टू कास्ट द फाइनल वोट, यानी कि देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग खुद गैर जिम्मेदारी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इन द फेस ऑफ दिस डेवलपमेंट दलग्रेन क्वेश्चन द जर्नल सोशल स्ट्रक्चर दैट इज नाउ इन्वॉल्विंग द रोल ऑफ मीडिया प्ले। What are the relationships between public and existing social structures, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो दलग्रेन है ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है पब्लिक का और हमारे जो सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर का। हाउ डू दे नेवर अलर्टिव इन मीडिया फॉर्म्स फिट इनटू द प्रेजेंटेटिव एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे मीडिया जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिट नहीं हो पाते, क्योंकि कभी ना कभी सोसाइटी को हार्म हो ही जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द ट्रेडिशनल मीडिया, यानी कि जो लोग हैं उनका और जो हमारी आजकल जो मीडिया है उसका और जो ट्रेडिशनल मीडिया थी उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस को रेज करते हैं। फाइनली दलग्रेन हाईलाइट्स द इश्यूज पर्टेनिंग इन द डिक्लाइन ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। हम ज़्यादातर लोग आपस में एक दूसरे से बात करने के बजाय सोशल मीडिया पे बात करते हैं, मीडिया के थ्रू बात करते हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोसाइटी को खो रहे हैं और सोशल मीडिया या फिर मीडिया जो है वो हमारे ऊपर कंट्रोल करता जा रहा है। ठीक है, विद द मीडिया टेकिंग ओवर द स्पेस वेयर पीपल यूज टू मीट फेस टू फेस, यानी कि देखिए वहाँ पे जहाँ लोग खुद मिला करते थे अब उस चीज़ का जो मतलब वो जो फेस है ना, वो जो स्पेस है वो मीडिया ने ले लिया है। इन द ट्रेडिशनल सोशल मीडिया ऑफ पीपल असेंबलिंग टुगेदर एंड थ्रेटन, यानी कि पहले क्या होता था कि लोग मिलते थे, पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, मजे करते थे। इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीपल आर मोर डिस्प्रेस्ड, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है इसमें लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रेस्ड हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक तरीके का कॉज है कि मीडिया जो है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है एंड मीडिया को क्रिटिसाइज इसी वजह से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की चीज़ें, मीडिया किस लिए होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, बट वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर ध्यान देता है जिससे उनकी पब्लिसिटी बढ़े और उन लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, यानी कि हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स एजुकेशन। हमें इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन बतानी है एवरीवन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस जो होती है ना वो आर्ट्स एजुकेशन की, वो क्या होती है। ठीक है, तो आर्ट्स एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एक्सप्लोर टॉपिक इन अनफैमिलियर वे।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्ट्स एजुकेशन की। तो आर्ट्स एजुकेशन जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है थिंक करने के लिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ नया सोचें, ठीक है, कुछ अनफैमिलियर सोचें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ वो जानते हैं उसी वे में चीज़ों को करते रहें, नहीं, वो कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें जिससे वो आसानी से आगे बढ़ सकें, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम मोर रीजंस व्हाई आर्ट्स एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए कि आर्ट्स एजुकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है क्रिएटिविटी। जी एवरीवन, क्रिएटिविटी इज़ द फर्स्ट रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ट्स इन्हेंस क्रिएटिविटी। देखिए, आर्ट्स जो होता है वो एक इंसान के अंदर क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर देता है, ठीक है, एक इंसान को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, विच इज़ टर्न फॉस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमें क्या करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज, चिल्ड्रन डेवलपमेंट देयर कॉन्फिडेंसेस एंड एबिलिटीज़ टू लर्न न्यू थिंग्स। यानी कि जब भी एक बच्चा एक आर्ट कॉम्पिटिशन में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, तो बच्चा जो होता है ना उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, उसकी न्यू न्यू एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। उसके बाद आर्ट्स ऑल्सो प्रमोट रिस्क फ्री एक्सप्लोरेशन एंड इट इज़ this freedom that inspires confidence. It allows children to see things from their own point of view. देखिए क्या होता है कि आर्ट जो होती है वो हम जब न्यू न्यू तरीके अपने आप से ही खोजने लगते हैं तब हम रिस्क से थोड़ा सा हट जाते हैं। यानी कि हम ये नहीं सोचते, हम डरते नहीं हैं कि ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें शुरू से आदत हो जाती है नई नई चीज़ें ट्राई करने की। उसके बाद देखिए ये हमारी फ्रीडम को, यानी कि हमें बताता है कि हम कॉन्फिडेंस हैं, हम इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है, ये हमें दिखाता है कि हम कॉन्फिडेंस हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। सो ये हमें अलाउ करता है हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि ये जो है आर्ट्स जो है वो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है इसको भी इम्प्रूव करता है। जी देखिए, स्टूडेंट्स हु स्टडी आर्ट्स शोज इम्प्रूवमेंट लैंग्वेज, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है, रीडिंग इम्प्रूव्ड हो जाती है, मैथ्स स्किल्स इम्प्रूव्ड हो जाती हैं, एज वेल एज ग्रेटर एबिलिटी फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस। यानी कि जो किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की, उसके बारे में जानने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ऑल्सो डेवलप स्किल्स सच एज रेजिलियंस, यानी कि वो रेजिलियंस को ग्रो करते हैं, करेज को ग्रो करते हैं, एंड इम्प्रूव्ड माइंडसेट टू हेल्प देम प्रोफेशनली। यानी कि वो अपना ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि वो लर्न करते हैं, प्रोफेशनली लर्न करने लगते हैं। इसके बाद देखिए परफॉर्म वेल एकेडमिक, ये जो चीज़ है ये इनको हेल्प करती है एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एंड हैव सक्सेसफुल लाइफ इन हाई स्कूल्स। और इसी तरीके से आगे आने वाली जो क्लासेस होती हैं या स्कूल्स होते हैं उनमें भी इन्हें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। लर्निंग आर्ट इज़ नॉट ओनली थ्रू एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो इम्प्रेस लर्निंग इन फील्ड सच एज मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड द फील्ड ऑफ लिटरेचर। यानी कि लर्निंग आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को, यानी कि जो आर्ट है, जो एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको मैथमेटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, साइंस में भी ट्राई कर सकते हैं, एंड लिटरेचर में भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि आप अनदर वेज ढूंढ सकते हैं याद करने के, लर्न करने के, ठीक है, इंटरेस्टिंग वेज ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा देखिए एनी स्किल दैट स्टूडेंट लर्न थ्रू आर्ट एजुकेशन अलाउ देम टू अप्लाई इन द सेम एकेडमिक रिजल्टिंग इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो भी आर्ट अगर बच्चा एक जगह स्किल सीख रहा है तो उसको दूसरी जगह ज़रूर यूज़ करता है, तो वो क्या करता है, उसकी एकेडमिक को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। यानी कि बच्चा जो होता है ना वो सेल्फ रिलायंस हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे लगने लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी स्टडी की वगैरह की चीज़ों में, नोट्स बनाना, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो बहुत सारी चीज़ें खुद सीख जाता है। तो स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ रिलायंट व्हेन दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। यानी कि वो खुद की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, नॉलेज स्किल्स एंड रिसोर्सेज रेदर देन स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। यानी कि वो खुद के नॉलेज पे, स्किल्स पे वो खुद रिसर्च करते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता तो वो खुद पूछते हैं, खुद ही चीज़ों को अपनी तरीके से बनाते हैं, ना कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग आर्ट कैन कन्फर्म वंस यूनिकनेस वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। यानी कि ये बच्चों में एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट देता है कि हाँ अगर हमने कोई चीज़ शुरू करी है तो हम उसे ख़त्म करें, उस चीज़ को अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। अ यूनिक अप्रोच टू टीचिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल इज द यूज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। लार्जर द क्रिएटिव टीम, मोर वैल्यूएबल द आर्ट प्रोजेक्ट इज फॉर ओपन माइंडेड पीपल हु आर विलिंग टू लर्न, एक्सपेंड एंड इंटीग्रेट एंड सक्सीड। देखिए क्या होता है, जो भी बच्चा आर्ट्स जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, कॉम्पिटिशन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, उसे बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि टीम वर्क क्या होता है। उसे पता होता है कि कैसे अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया जाता है, कैसे कोलैबोरेट किया जाता है। ठीक है, कोलैबोरेशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कमांडरशिप, यानी कि ये बच्चे के अंदर कमांडरशिप को क्रिएट करता है कि कैसे कमांड दी जाती है। ठीक है, बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी एज यंग आर्टिस्ट वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल। ही देखिए क्या होता है कि जब टीम में होते हैं तो वो सभी लोग मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सेंस ऑफ कमांडरशिप बढ़ती है। उन्हें पता होता है कि कैसे कमांड लेनी है या कैसे कमांड देनी है। ठीक है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट स्टूडेंट्स हु वर्कड कोलैबोरेटिवली ऑन आर्ट प्रोजेक्ट दे engaged in discussion were more thoughtful and those who worked alone। देखिए जो बच्चे अलोन काम करते हैं यानी कि अकेले काम करते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर जो परफॉर्मेंस होती है उन लोगों की होती है जो कि एक टीम में काम करते हैं। ठीक है, उनका डिस्कशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। यस, ये आपके खुद के डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आर्ट एजुकेशन इज़ हाउ चिल्ड्रन कैन इंकरेज टू चूज़ देयर ओन सब्जेक्ट, कलर एंड इंस्पिरेशन ऑफ द आर्ट। देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चा किसी भी आर्ट कॉम्पिटिशन में या फिर किसी भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ में पार्ट लेने लगता है तो उसे खुद की चॉइसेस का पता चलने लगता है कि हाँ उसे क्या चीज़ पसंद है या फिर किस चीज़ में वो बेहतर है, तो वो अच्छे से डिसीजंस ले पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिस अलाउ चिल्ड्रन टू मेक देयर ओन डिसीजंस, यानी कि चिल्ड्रन खुद डिसीजंस लेने लगते हैं वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स में नहीं, वो अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाने लगते हैं, डिसीजंस लेने लगते हैं। will open up their children imagination and ensure that they have penalty ऑफ टाइम पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी कि वो टाइम का यूज़ करने लगते हैं, टाइमली वो सारी चीज़ों के डिसीजंस लेने लगते हैं। दे मे मेक मिस्टेक्स बट दे विल लर्न टू ओवरकम देम एंड मूव फ्रॉम देयर फेलियर्स। देखिए क्या होता है, वो मिस्टेक्स कर सकते हैं क्योंकि जब भी स्टार्टिंग में कोई कुछ काम करता है तो उसमें जाहिर सी बात है फेलियर्स के और मिस्टेक्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं वो अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं, उनसे ओवरकम होते हैं। ठीक है, फिर उनके बाद वो अपने फेलियर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए this will help the children develop the encourage to make decision without developing the fear of failure। देखिए इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये हेल्प करती हैं बच्चों में डेवलप करने के लिए करेज डेवलप हो जाती है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे, अगर उनसे कुछ गलत भी होता है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको आराम से ठीक कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर फियर नहीं होता फेलियर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वालिटी आती है ये आती है लीडरशिप स्किल। ठीक है, यानी कि आपका जो बच्चा है या फिर जो स्टूडेंट है या आप हैं वो लीडरशिप की क्वालिटी को सीख जाते हैं। व्हेन चिल्ड्रन are encouraged to make their own decisions, they begin to understand that they can update and interpret the world around them, यानी कि वो खुद की चीज़ों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने वर्ल्ड को बना सकते हैं। दिस स्किल्स विल मेक द चिल्ड्रन अ लीडर रेदर देन अ फॉलोवर, यानी कि ये जो स्किल है उस बच्चे को लीडर बनाती है, ना कि एक फॉलोवर बनाती है। नो मैटर व्हाट प्रोफेशन और करियर द चिल्ड्रन चूजेज व्हेन दे ग्रो अप, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करियर चूज़ करेंगे, बट स्टिल लीडरशिप क्वालिटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी विल इंश्योर दैट दे सक्सीड इन देयर चूज फील्ड, यानी कि जिस भी फील्ड को वो चूज़ करेंगे उसमें सक्सीड करेंगे। ठीक है, आर्ट इंकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाती है, एनालिसिस जो होता है उसको बढ़ा देती है। एज ए रिजल्ट दे लर्न टू मेक डिसीजंस, वो डिसीजंस कैसे लेना है ये सीख जाते हैं। which will undoubtedly transform to education and other aspects of life, यानी कि ये किस में चले जाते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एजुकेशन वाली जो स्टडीज़ हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और लाइफ में बहुत सारे जो ऐसे लेसन्स होते हैं जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं उनमें भी वो सक्सीड करते हैं। ठीक है, आर्ट एजुकेशन इंकरेजेस हाई लेवल थिंकिंग टू एक्सप्लोर एकेडमिक सब्जेक्ट एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो आर्ट एजुकेशन है वो इंकरेज करती है हाई स्कूल लेवल को, उसके अलावा बच्चे की थिंकिंग को, एंड इसके अलावा जो एकेडमी के अलावा जो होती है उनकी खुद की लाइफ होती है, स्कूल के बाहर जो उनकी लाइफ होती है
उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्किल को देख लेते हैं, दैट इज मोटर स्किल। ओके, मोटर स्किल क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मोटर स्किल इन द क्लासरूम गिव द स्टूडेंट टू एबिलिटी एंड स्किल वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये एक स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बना देता है। ठीक है, यानी कि ऐसा है कि एक बच्चा खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, समझ सकता है, उसे ज़्यादातर टीचर्स की या फिर फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्राइंग लाइन, पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट, tearing पेपर एंड होल्डिंग अ पेंसिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि क्या होता है कि ड्राइंग लाइन बनाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो सारी चीज़ें ऐसी ही चीज़ें सीखता है, जैसे कि ड्राइंग की लाइन बनाना हुआ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ना हो गया, या फिर हमारा पेपर जो है उसको फाड़ना हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख के बच्चा ऐसे ही सीख जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी चीज़ के। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर यंग चिल्ड्रन बिकॉज आर्ट क्लासेज एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथन द स्मॉल मसल्स इन चाइल्ड फिंगर्स। देखिए क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा उनमें देखी जाती हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो क्या करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे उनकी जो माइंड है, ब्रेन है, उनकी जो हैंड्स है, उनकी जो बॉडी है, वो सभी मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो फिंगर्स की मसल है, हैंड है, उनकी जो कलाइयाँ हैं, उसके अलावा जो उनका जो दिमाग है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा मीडिया वाला ये ख़त्म होता है। नाउ हमारे पास दूसरा टॉपिक है जो है टाइप ऑफ एजुकेशनल मैगजीन्स, यानी कि हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हमें शॉर्ट नोट बनाना है वो है टाइप ऑफ एजुकेशनल मैगजीन्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम एजुकेशन बुक्स आर अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात हो रही है एजुकेशनल मैगजीन्स की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो स्कूल का करिकुलम होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, उसमें हमारे पास बुक्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि एजुकेशनल मैगजीन्स है। आपने स्कूल में सपोर्टिंग मटेरियल देखा होगा, उसको हम एजुकेशनल मैगजीन्स बोल सकते हैं। यानी कि बुक्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प से हम पढ़ते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा स्टेप अहेड कर देते हैं बाकी स्टूडेंट्स से। वो हमारी हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को समझने में, एक्स्ट्रा चीज़ों को समझने में, एक्स्ट्रा पॉइंट को समझने में। ठीक है, तो उन्हीं को हम एजुकेशनल मैगजीन्स बोल सकते हैं कि किस किस तरीके की एजुकेशनल मैगजीन्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर दिस यू नीड टू एनहेंस योर स्टडी सोर्सेज बियॉन्ड रेगुलर बुक्स, यानी कि जो हमारी रेगुलर बुक्स हैं जो हमें स्कूल्स में मिलती हैं या फिर हम स्कूल्स के लिए एनसीईआरटीज़ खरीदते हैं, उनके अलावा भी हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि दिस इज़ वेयर एजुकेशनल मैगजीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि यहाँ पे बारी आती है एजुकेशनल मैगजीन्स की। एजुकेशनल मैगजीन्स नॉट ओनली प्रोवाइड एडिशनल इनपुट्स ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो इंश्योर्स अपडेट एंड इनहेंस इंसाइट विच रेगुलर बुक्स कैन नॉट प्रोवाइड, यानी कि एजुकेशनल मैगजीन्स जो हैं वो आपको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देंगी देंगी, इसके अलावा वो आपको ये भी दिखाएंगी कि नए नए जो हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं, जो कि बुक्स में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए टू मेक इट ईजी फॉर यू वी आर प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट ऑफ टॉप एजुकेशनल मैगजीन्स, यानी कि यहाँ पे कुछ टॉप 10 एजुकेशनल मैगजीन्स की लिस्ट दी गई है। गो अहेड एंड टेक योर पिक, यानी कि आपको सजेस्ट किया गया है कि आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। दिस टॉप 10 एजुकेशनल मैगजीन्स लिस्ट इंक्लूडिंग मैगजीन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर लाइक MTG, ठीक है, MM पब्लिकेशन, करियर 360 और ACK मीडिया, EPW एंड अदर्स। देखिए यहाँ पे ये पब्लिशर्स के नाम हैं, ये पब्लिशर्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ एजुकेशनल मैगजीन्स को छापते हैं जिससे ज़्यादातर बच्चे ख़रीदते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए केमिस्ट्री टुडे। केमिस्ट्री टुडे के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री टुडे इज़ वन ऑफ द अमंग 4 कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पब्लिश्ड बाय MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक मैगजीन्स को वो बहुत सारी मैगजीन्स को कवर करती है, जिसमें से एक है केमिस्ट्री मीडिया। विद अ लीडरशिप ऑफ मोर देन 1 करोड़ रीडर्स, MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इज पॉइनर ऑफ एजुकेशन पब्लिक बिजनेस इन इंडिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 1 करोड़ रीडर्स हैं MTG लर्निंग मीडिया के। ठीक है, उसके बाद देखिए कैटरिंग टू नीड्स ऑफ नीट IIT एंड PEMT एस्पिरेंट्स, स्पेशली किसके लिए, नीट के लिए, IIT के लिए एंड PMT जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, स्टैब्लिश्ड इन 1982, कब बना था, कब फाउंड हुआ था, 1982 में फाउंड हुआ था। ठीक है, ये MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। द ग्रुप इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन, एनहांस स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड इन साइंस, यानी कि देखिए स्पेशली किसके लिए होती है, ये साइंस एजुकेशन के लिए होती है ताकि बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सके।
ठीक है, फॉस्टरिंग देयर एनालिटिकल एबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ यंग इंजीनियर एंड मेडिकल एस्पिरेंट टू बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। यानी कि ये बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने में, सक्सेसफुल जो इंजीनियर हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, देयर चेरिश्ड ड्रीम, उनका ये चेरिश्ड ड्रीम है, यानी कि बहुत अच्छा ड्रीम है। ठीक है, इसके बाद देखिए केमिस्ट्री टुडे सप्लाइज द एसेंशियल मटेरियल्स सच एज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सैम्पल पेपर्स एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फॉलो चार्ट्स एंड मेमोरी टिप्स रिक्वायर्ड फॉर अचीव सक्सेस। देखिए ये जो है ये क्या क्या प्रोवाइड करेगी आपको बताया गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हुए, इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए एंड फ्लो जो चार्ट्स होते हैं वो, जैसे कि हम जिससे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ पॉइंट होते हैं, उनको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएँ। ठीक है, इसके बाद देखिए कंटेंट केमिस्ट्री टुडे सितंबर 2017 MTG नीट JEE इनहेंस एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे कंटेंट के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से उनके कंटेंट जो है वो छापे जाते हैं। जैसे कि CBSE बोर्ड NCERT क्लास 11 एंड 12 के होते हैं, NEET एसेंशियल के होते हैं, JEE एसेंशियल के होते हैं, MPP 4 के हो गए, कॉन्सेप्ट मैप हो गए। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि कॉन्सेप्ट मैप है केमिस्ट्री की, यूजिंग एडवांस केमिस्ट्री और ब्लॉक है, इस तरीके की चीज़ें छापी जाती हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ख़रीद कर उन्हें पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए फिज़िक्स फॉर यू, यहाँ पे एक और मैगज़ीन है जो कि फिज़िक्स फॉर यू है। तो फिज़िक्स फॉर यू इज़ वन अमंग फॉर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पब्लिश्ड बाय MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो फिज़िक्स फॉर यू जो है ये भी एक क्या है, एक मैगज़ीन है, पब्लिश होती है, जो कि किसके द्वारा पब्लिश होती है, MTG लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, विद द लीडरशिप ऑफ मोर देन 1 करोड़ रीडर्स, यानी कि यहाँ पे भी मोर देन 1 करोड़ रीडर्स हैं इसके। MTG Learning Media Private Limited is the pioneer in the education publishing business in media catering to the needs of NEET, IIT and PMT aspirants। यानी कि ये जो होती हैं ये भी NEET और IIT and PMT aspirants के लिए होती हैं। ये भी स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, वही कंपनी है। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ कमिटेड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन। देखिए वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ दी रखी है, क्योंकि क्या होगा अगर कोई एक मैगजीन छप रही है तो उसमें जो क्वालिटीज़ वो अपनी लिखेंगे वही दूसरी मैगजीन्स में भी लिखेंगे, क्योंकि वो अपने बारे में तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जैसे पहले वाले में दे रखा था। ठीक है, उसी तरीके से इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से है। एक्चुअली क्या होता है, जो भी मैगजीन्स होती हैं ना उसमें मैगजीन का नाम छपा हुआ होता है, जो मैगजीन छापने वाली कंपनी है वो रहता है, एंड उसके जो गोल्स होते हैं स्पेशली वो ये दिखाते हैं कि हाँ हमने ये गोल सेट कर रखे हैं आपके लिए हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें, इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो वो चीज़ें उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो फ्लो चार्ट दिखाते हैं आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर हैं वो दिखाते हैं, इसके अलावा मेमोरीज जो हैं वो दिखाते हैं, एंड इसके अलावा जो सैम्पल पेपर है वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन्स। तो ये भी एक तरीके की मैगजीन है, इसमें भी यही चीज़ें फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन इज़ अ लंदन बेस्ड मैगजीन विच इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट ग्रुप एंड हैज़ वीकली लीडरशिप ऑफ 6 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। यानी कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कहाँ की है, वो लंदन बेस्ड एक मैगजीन है जो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर 6 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड वो पढ़ते हैं इसको। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड बिजनेस आस्पेक्ट एंड लिंक्स दी टू टुगेदर। यानी कि ये क्या करता है, बिजनेस और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बताता है एंड इन दोनों को लिंक करके दिखाता है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इन पॉलिटिक्स फील्ड। यानी कि ये जो मैगजीन है ना ये बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकती है, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है किन के लिए, क्योंकि बिजनेस में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन इज जर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड मैगजीन सब्सक्रिप्शन फॉर बिजनेसेस। सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड होती है ये बिजनेसेस के लिए प्रेफर्ड होती है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर वो लोग जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इसी मैगजीन को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन गिव एन ओवरव्यू ऑफ एनालिसिस ऑफ द बिजनेस एंड पॉलिटिकल इंडस्ट्री। यानी कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एनालाइज करने में कि बिजनेस और पॉलिटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें क्या लिंक है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो फेमस फॉर एनुअल फोरकास्ट ऑफ द अपकमिंग ईयर एंड अलॉन्ग विद इट
गिव्स द एनुअल पॉकेट वर्ल्ड इन फिगर, यानी कि देखिए क्या होता है कि आगे आने वाली जो चीज़ों में जो फोरकास्ट होते हैं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें फोरकास्ट होनी होती हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाता है, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन बिलीव्स इन प्लेन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज दैट कॉमन मैन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, प्लेन लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है जो हर कोई समझ सकता है, ठीक है। द आर्टिकल आर देयरफॉर इन कन्वर्सेशनल मैनर विच इन टर्न मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल, यानी कि एक कॉन्वर्जेशनल जो मैनर होता है ना, कॉन्वर्जेश करने का, यानी कि बातचीत करने का जो होता है मैनर, उसमें लिखी हुई होती हैं चीज़ें। द आर्टिकल इन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन आर ऑथेंटिक एंड फैक्चुअल। दीज आर्टिकल्स इन इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन आर नॉट साइन एज दे बिलीव that what is written is more important than who writes it, यानी कि जो लिखा है ना मैगजीन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट है कि वो जो बात लिखी है वो क्या है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन सब्सक्रिप्शन हैज़ सीन ह्यूज ग्रोथ इन रिसेंट ईयर, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है इसके जो सब्सक्रिप्शन है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए इन दीज ईयर्स द इकोनॉमिस्ट मैगजीन has added section devoted to Europe, Asia, Latin America and international issues, यानी कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे अब न्यू ईयर्स में, यानी कि जो हमारे जो नए नए ईयर्स आए हैं इसमें ज़्यादातर यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं ना, इनके बारे में भी बात होने लगी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद एक्सपेंडेड कवरेज ऑफ बुक्स एंड आर्ट्स आर ऑल्सो कवर्ड इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, उसके अलावा जो आर्ट्स है उससे रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं वो छपने लगी हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिए The Economist magazine subscription give a total overview of the journal international news and talk about the political development and prospects ब्रिंगिंग ऑन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, यानी कि ये सारी चीज़ों के ओवरव्यू को दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनली जो है वो कैसी न्यूज़ चल रही हैं, कैसा पॉलिटिकल ओवरव्यू है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ है जो है नेशनल जियोग्राफिक किड्स, ये नई मैगजीन है। ये क्या है? नेशनल जियोग्राफिक किड द वर्ल्ड मोस्ट लव किड मैगजीन नाउ इन इंडिया मैगजीन है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि आप देख सकते हैं किड्स के लिए है, ठीक है। फ्रॉम द हाउसेज ऑफ मनोरमा, कहाँ से है? हाउसेज ऑफ मनोरमा से। तो देखिए उसके बाद है फिफ्थ है करियर्स 360, ठीक है। करियर्स 360 जो है ये कैसी मैगजीन है? करियर्स 360 इज इंडियाज लार्जर करियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि करियर्स 360 जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि करियर के बारे में काउंसलिंग वगैरह करते हैं। अवर ऑब्जेक्टिव एंड mission is to help student to take more informed decisions and also let them optimize the choices, यानी कि ये क्या हेल्प करते हैं बच्चे जो कि इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें, डिसीजन ले सकें, अच्छे डिसीजन ले सकें, ठीक है, एंड अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वी सीक टू सर्व स्टूडेंट एंड यंग प्रोफेशनल इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 25 ईयर्स, यानी कि ये 17 to 25 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, जो यंगर्स होते हैं, उनको गाइड करते हैं। वी ऑफर करियर एडवाइसेस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन एजुकेशन job and professional options to youth in this age group through the career 360 magazine, यानी कि ये क्या करेंगे? ये करियर एडवाइसेस देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, किसके ज़रिए? करियर 360 मैगजीन के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मैगजीन है वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ठीक है। Economic and Political Weekly. Economic and Political Weekly is India's primer social science journal, which is widely respected globally to its scholarship and independent views. तो देखिए ये क्या है? ये भी इंडिया की एक मैगजीन है जो कि वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर है, ठीक है। इट इज़ जर्नल ऑफरिंग अ रेंज ऑफ आर्टिकल क्रॉसेस डिसिप्लिन इन एवरी इशूज़, यानी कि ये ज़्यादातर किसके बारे में बताती है कि जो भी डिसिप्लिन है, जो भी जर्नल ऑफरिंग्स हैं उनके बारे में बताती है, ठीक है। इट ऑफर something to student the journal reader as well as to specialist, यानी कि ये स्टूडेंट्स एज वेल एज जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये पिक्चर हल्की सी ब्लर दिख रही होगी, एक्चुअली इसके अलावा और कोई पिक्चर थी नहीं, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इसको लेना पड़ा, ठीक है। आई होप आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मैं आपको इसी वजह से सारी चीज़ें पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप साथ के साथ उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो मैगजीन है वो है हमारी प्रतियोगिता दर्पण, आपने बहुत बार इसको सुना होगा, ठीक है। ये प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश वाली है। प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली रीड मैगजीन फॉर यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज डिफेंसेस, यानी कि
प्रतियोगिता दर्पण जो है वो एक ऐसी मैगजीन है, वो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, या फिर MBA के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, UGC नेट बैंकिंग वाले, रेलवे वाले, SSC वाले, SSB वाले, NTA और CDS, और जो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे एंड जो एम्प्लॉयर्स हैं, यूथ जो है वो ज़्यादातर इसी प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना पसंद करती है, क्योंकि इससे मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मैगजीन है वो है टीचर प्लस। The October edition of Teacher Plus explored the questions of sustaining alternative ideas of education are born out of an individual's or a group of like-minded individual passion for a more humane education system। यानी कि ये क्या है, ये जो टीचर प्लस है ना, ये क्या करती है, ये बहुत सारे आइडियाज़ देती है किसमें, एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या आइडियाज़ होने चाहिए एक इंडिविजुअल के पास या फिर ग्रुप के पास, कैसे कौन कौन से माइंडसेट होने चाहिए जिनसे जो स्टडी है को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज टू मोर चिल्ड्रन देन द आइडिया कैन नॉट रिमेन स्मॉल। यानी कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव एजुकेशन होगी ना, तो हमारे पास जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, बट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग ग्रोइंग बिग डूज द ऑल्टरनेटिव विजन गेट डाइल्यूटेड। देखिए क्या होता है, पर इसको एक्सपेंड करना जो होता है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, डज इट रिमेन अ शेडो ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़। यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या वो जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। इज देयर एनी वे टू बैलेंस ऑल्टरनेटिव विजन एंड टू नीड टू ग्रो बिग। यानी कि क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिससे कि हम विजन को भी अपने पा सकें, जो हम सोच रहे हैं वो भी पा सकें, एंड पिछली जो चीज़ें हैं वो भी बरकरार रह सकें। ठीक है, इट इज़ फाइन दैट द इशू ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉरेस्ट हाउ टू टीच ऑल्टरनेटिवली। यानी कि ये जो है ना, टीचर प्लस जो है ये बताता है कि कैसे आप ऑल्टरनेटिवली पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ देता है, ये जो मैगजीन है ये बहुत सारे आइडियाज़ देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट मैगजीन को पढ़ेंगे जो कि है कॉम्पिटिशन अफेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन अफेयर्स जो है एन आइडियल मैगजीन्स फॉर करियर बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैगजीन है ये किसके बारे में बात करती है, करियर के बारे में बात करती है। कॉम्पिटिशन अफेयर इज अ मैगजीन रिप्लेस विद नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। यानी कि ये जो है ये पहले नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कहलाती थी, इसके बाद इसको कॉम्पिटिशन अफेयर नाम दे दिया गया। ठीक है, इट कवर्स की डेवलपमेंट इन रियलिज्म ऑफ पॉलिटिकल, बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि ये सारी चीज़ों को बताती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बताती है। इट इज़ प्रिक्विजिट फॉर अ स्टूडेंट एंड थ्रेशोल्ड ऑफ डेजलिंग करियर। यानी कि ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की कि वो कैसे डेजलिंग करियर को ले सकते हैं। द मैगजीन इज़ वन ऑफ इट्स kind has exclusive features like journal awareness, mental ability, career counseling etc। यानी कि यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस भी आपको देखने को मिलती है, मेंटल एबिलिटी जो करियर काउंसलिंग है वो भी आपको देखने को मिलती है। इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड फॉर पास्ट 7 years एंड हैज़ गेन्ड वाइड लीडरशिप बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिव विद द यूथ। यानी कि ये जो है ना कुछ 7 सालों से चल रही है एंड बहुत ज़्यादा वाइड रेंज को ये अचीव कर चुके हैं, क्योंकि यूथ जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। द मैगजीन ऑफ इट्स इमेसेंस यूज टू स्टूडेंट ऑफ ऑल ग्रुप डिसिप्लिन्स एंड डिसिप्लिन्स। यानी कि जो मैगजीन है ना ज़्यादातर सभी ग्रुप के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ना पसंद करते हैं। इट विल प्रोवाइड टू बी वर्दी असेट फॉर योर लाइब्रेरी। यानी कि बहुत अच्छी मानी जाती है, इसको ऑलवेज लाइब्रेरीज में पढ़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेशनल ग्राफिक मैगजीन है, ये नेक्स्ट मैगजीन है आपकी जो कि नेशनल ग्राफिक मैगजीन है। नेशनल ग्राफिक मैगजीन इज़ द ऑफिशियल मैगजीन फॉर सोसाइटी। ये एक्चुअली सोसाइटी के लिए होती है। इट इज़ फर्स्ट इशूड बाय पब्लिश इन 1888। यानी कि सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी ये 1888 में हुई थी, 9 months आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। यानी कि ये 9th मंथ पे जो है कवरेज लेती है, उसको एक्सप्लोर करती है। बूस्टिंग ऑफ अ वाइड लीडरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि पूरे जो वर्ल्ड है उससे जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं उसको बूस्ट किया है। द मैगजीन इज़ नोन for its incentive articles on history, geography, science and world culture, for its uses of dramatic photographs। यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए जानी जाती है, हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, आर्टिकल्स लिखती है हिस्ट्री पे, जोग्राफी पे, साइंस पे, वर्ल्ड के कल्चर पे आर्टिकल्स लिखती हैं। एंड उसके साथ साथ जो ड्रामेटिक फोटोग्राफ्स होती हैं, यानी कि उसको क्रिएटिव दिखाने के लिए बहुत सारे ड्रामेटिक जो फोटोग्राफ्स हैं उनका भी यूज़ करती है। ठीक है, आई होप आपको सारी ही मैगजीन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये मैगजीन्स के बारे में एक शॉर्ट नोट था। आपको क्या करना है,
आपको कुछ 2-3 जो मैगज़ीन है उनके बारे में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो बाकी की मैगज़ीन्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इनके पेपर में आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन है एलोबरेट ऑन द टाइप ऑफ यूजेस ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे डिजिटल मीडिया जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में लिखना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं। सो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इवेल्युएट एनी टू एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑन इट्स पोर्ट्रियल ऑफ द क्लासेस रोल इन सोसाइटी, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू रिप्रेजेंट देम डिफरेंटली, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो एडवर्टीजमेंट होते हैं आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, और एडवर्टीजमेंट के अलावा और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि डिस्कस टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन हाउ फिल्म एंड बिल्ड बाइगॉट नरेटिव विद बायस्ड रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि फिल्म और जो नरेटिव्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंटेशंस को बाइगॉट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे इसके बारे में बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो बायस्ड रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द वेरियस मीन्स अडॉप्ट बाय द मीडिया हाउसेस टू टैप द अटेंशन ऑफ परसेप्शन ऑफ इट्स व्यूअर्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मीडिया अपने अंदर लेती है, यानी कि उनको अपनाती है, किस लिए, ताकि वो अटेंशन पा सके लोगों का, व्यूअर्स का अटेंशन पा सके, ठीक है। तो ऐसी मीडिया ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करती है जिससे लोग जो हैं, व्यूअर्स जो हैं उसकी तरफ अटेंड हो जाते हैं, ठीक है, अटेंशन मिल जाता है उसका। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहता है कि डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू एक्सेस न्यूज़ प्रोग्राम फॉर इट्स बैलेंस एंड रिपोर्टिंग, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपको क्राइटेरिया के बारे में बताना है कि एक जो न्यूज़ प्रोग्राम होता है उसके लिए हम किस तरीके से जो बैलेंस करते हैं रिपोर्टिंग को, जो हमारा जो न्यूज़ क्राइटेरिया होता है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, यानी कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं दिए हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरीवन, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आप हमारा ब्लॉगर अकाउंट उसको ज्वाइन करना चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।